हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम प्रयोगशाला तकनीशियन एग्जाम को लेकर के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट ये तीसरे नंबर का होगा, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर के होगा। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए जल्द शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम फटाफट शुरू करते हैं, क्योंकि समय कम है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, सजीवों की आनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई होते हैं। देखिए ऑप्शन है जीन, कोशिका, उत्तक, कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी भी जरूर देखें। आप कितने तैयारी हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं, और आंसर लेते समय ध्यान रखिएगा ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको लगता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप अपना स्वविवेक आंसर ले सकते हैं, क्योंकि मॉडल आंसर पर आपत्ति भी होता है, आप सभी जानते हैं, दावा आपत्ति भी मंगाया जाता है, तो आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। तो चलिए देखते हैं, सजीवों की आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई जीन होते हैं, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में हम जो है। युग्म नज एक महिला शिशु के रूप में विकसित होता है यदि लिंग गुणसूत्र का युग्म खाली स्थान से निर्धारित होता है। तो देखिए, एक महिला शिशु के रूप में विकसित होगा तो वाई वाई गुणसूत्र नहीं, यहाँ है एक्स वाई गुणसूत्र, फिर उसके बाद वाई एक्स गुणसूत्र और एक्स एक्स गुणसूत्र। तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर होगा एक्स एक्स गुणसूत्र जब मिलता है तो एक महिला शिशु के रूप में विकसित होगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन अपेक्षित है, एक प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, मनुष्यों में गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़े, 23 जोड़े, 27 जोड़े और 42 जोड़े। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये 23 जोड़े होते हैं। बच्चे के लिंग निर्धारण में पिता के गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है लिंग निर्धारण, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस में जेनोटाइप अनुपात क्या है? 1:2:1, 2:3:1, 4:3:1 और कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1:2:1 होता है एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात। अब चलिए देखते हैं, एक प्रारूपिक एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में हमें समयुग्मजी और विषम युग्मजी संयोजन प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका जीव विज्ञान में प्रयुक्त जीन क्या है? तो देखिए, केंद्रक अंदर डीएनए, वंशागत इकाई, केंद्रक की झिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ये वंशागत इकाई है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पुनः संयोजकों को पर्यावरण में भागने की अनुमति न देने की घटना को कहा जाता है। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? अक्षमता, निष्क्रियता, समाप्ति और रोधन। तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ये क्या कहा जाता है? अक्षमता कहा जाता है। पुनः संयोजन को पर्यावरण में भागने की अनुमति न देने की घटना को क्या कहा जाता है? अक्षमता कहा जाता है। तो यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्लोरैम्फेनिकॉल प्रवर्धन विभिन्न प्लास्मिड में किया जाता है, इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है? प्रोटीन संश्लेषण गुणसूत्र डीएनए प्रतिकृति के लिए जिम्मेदार है। गुणसूत्र डीएनए प्रतिकृति कोशिका विभाजन से संबंधित है। प्रोटीन संश्लेषण गुणसूत्र डीएनए प्रतिकृति के लिए जिम्मेदार है। और अंतिम है उपर्युक्त सभी। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहता है तो उसे ज़रूर आप अच्छे से पढ़ कर लें, क्योंकि अधिकांश उत्तर उपर्युक्त सभी में लिया रहता है, दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये ए, बी और सी तीनों आंसर होंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी होगा। चलिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रतिलिपियों की संख्या कम है तो प्रतिकृति को खाली स्थान कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? कठोर कहा जाता है, शिथिल कहा जाता है, नरम कहा जाता है, गर्म कहा जाता है। देखिए, प्रतिलिपियों की संख्या अगर कम है तो क्या कहा जाता है? शिथिल कहा जाता है। और प्रतिलिपियोयों की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसे क्या कहा जाता है? कठोर कहा जाता है। तो ये नीचे दिया गया है, ध्यान देख सकते। प्रतिकृति को यदि प्रतिलिपियों की संख्या अधिक है तो प्रतिकृति को कठोर के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ कम पूछा गया है तो ये शिथिल के रूप में जाना जाता है। 8 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 90वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, PBR 322 मानव निर्मित वेक्टर है, इसमें जीन होते हैं। तो देखिए, ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी, सी है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखिए, ये PBR 322 मानव निर्मित जो वेक्टर है, इनमें जो है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी और एम्पिसिलिन प्रतिरोधी दोनों होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? सी, 9 का सी। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं,
यदि प्रतिबंधन स्थल 6 न्यूक्लियोटाइड लंबा है, वेक्टर में खोजने की संभावना क्या है? वेक्टर में खोजने की संभावना क्या है? 65 बेस पेयर एक बार में, 40 बेस पेयर एक बार, 15 बेस पेयर एक बार और 46 बेस पेयर एक बार। तो 46 बेस पेयर होगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 10वें का। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उन्नत सोयाबीन से स्वास्थ्यवर्धक वनस्पति तेल का उत्पादन एक जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो देखिए, प्राकृतिक चयन, जेनेटिक चयन, असहवासिक प्रजनन और कोई नहीं। तो देखिए ये क्या है, उन्नत सोयाबीन से स्वास्थ्यवर्धक वनस्पति का तेल उत्पादन एक जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो ये होगा प्राकृतिक चयन। क्या होगा? प्राकृतिक चयन। ये जो है करेक्ट आंसर है। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस को किसकी कमी की समस्या को दूर करने के लिए विकसित किया गया है? देखिए, गोल्डन राइस को किसकी कमी की समस्या को दूर करने के लिए किया गया है? तो यहाँ विटामिन ए, के, डी और ई। तो सही आंसर होगा विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस को विकसित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। खासकर जहाँ चावल मुख्य भोजन है, ध्यान रखिएगा, वहाँ विटामिन ए की कमी से कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसका समाधान प्रदान करने के लिए चावल को आनुवांशिक रूप से संशोधित करके गोल्डन राइस बनाया गया है, ताकि यह बीटा कैरोटीन उत्पन्न करे, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। तो देखिए यहाँ 13वां नंबर का क्वेश्चन है। इंसुलिन एक है, तो देखिए पेप्टाइन हार्मोन, गैस, कोशिका की थैली कोई नहीं। तो ये क्या है? पेप्टाइन हार्मोन है। 13 का ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम होते हैं, तो ये डीएनए प्रौद्योगिकी, आरएनए संरचना, प्रोटीन युक्त अणु कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ये जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन युक्त अणु होते हैं, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्त प्रवाह से कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषण को सुगम बनाता है। तो देखिए 15 का अग्नाशय, इंसुलिन, गुर्दा और जल। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 15 का? तो सही आंसर है इंसुलिन। रक्त प्रवाह कोशिकाओं में ग्लूकोज को आप सभी जानते हैं, इंसुलिन जो है क्या करता है? ग्लूकोज के अवशोषण को सुगम बनाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। 16वें नंबर का देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए प्लास्टिड, प्लाज्मिड, राइबोसोम, इथेन। तो इसमें प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। किसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लाज्मिड, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17वां है आपका, चिकित्सा में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग निम्नलिखित में किया जा सकता है। तो देखिए चिकित्सा में आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो है इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किया जा सकता है। तो मानव विकास हार्मोन, औषधियों को विनिर्माण, कूप उत्तेजक हार्मोन, उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये क्या है? मानव हार्मोन में भी किया जाता है, औषधियों को विनिर्माण में भी और कूप उत्तेजक हार्मोन में भी। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। 17वें का 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पुनः संयोजक डीएनए अणु का निर्माण किसने किया था? पालबर्ग, जैक विलियमसन, जैक वैली, कोई नहीं। तो देखिए प्रथम पुनः संयोजक डीएनए अणु का निर्माण पालबर्ग ने किया था। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिक रूप से इंजीनियर मानव इंसुलिन का उत्पादन कब किया गया था? तो देखिए ये 1982 में, 1974 में, 1978 और 1985 में। तो जो है आनुवांशिक रूप से इंजीनियर मानव इंसुलिन का उत्पादन कब किया गया था? तो 19वें का करेक्ट आंसर होगा 1978 में। इंसुलिन बनाने वाले बैक्टीरिया का व्यावसायीकरण कब हुआ था? 1982 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। बंदर वायरस SV14 के डीएनए को लैम्डा वायरस के साथ मिलाकर पुनः संयोजन डीएनए अणु बनाया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। ये 20 क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप किसने किया था कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप भी तैयारी लगातार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अपेक्षित है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा आपको। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।